बोरवेल वाला भूत। कहानी है पुणे की। रश्मि और निखिल पति पत्नी थे। सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करते थे और शहर से बाहर किराए के फ्लैट में रहते थे। ओहो, घंटों ट्रैवलिंग, ऊपर से फ्लैट का किराया। इसे तो अच्छा है पुणे में ही कोई घर खरीद ले, अब तो सेविंग भी काफी है। रश्मि की बात मानकर निखिल ने घर खरीदने का फैसला किया और अपने दोस्त की मदद से सदानंद नाम के आदमी से मिला जो घर बेचना चाहता था। देखिए, प्रभात रोड पर ही बड़ा सा घर है। वैसे तो चाचा का है, पर चाचा निसंतान थे तो घर मुझे देकर गुजर गए। मैं यूएस शिफ्ट हो रहा हूँ तो बेच रहा हूँ। रश्मि और निखिल ने घर देखा तो उन्हें काफी पसंद आया। उन्होंने घर खरीद लिया और सदानंद यूएस चला गया। कुछ दिन बीत गए। रश्मि और निखिल नए घर में सेटल हो गए थे। उनका डेली रूटीन भी अच्छा चल रहा था। एक रात रश्मि और निखिल सो रहे थे कि अचानक एक आवाज से रश्मि जाग गई। आवाज काफी भयानक थी। सदानंद, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आवाज के प्रभाव में आकर रश्मि बिस्तर से उठी और चलते चलते एक कमरे के सामने आकर रुक गई। कमरे का ताला अपने आप टूट गया, दरवाजा भी अपने आप खुल गया और रश्मि कमरे में आई। कमरे के बीच में बड़ा सा बोरवेल था जिसमें से अजीब आवाजें आ रही थी। अचानक रश्मि की पीठ पर किसी ने हाथ रखा। रश्मि ने पीछे देखा तो निखिल खड़ा था। रश्मि, यहाँ क्या कर रही हो? निखिल का ध्यान बोरवेल पर जाते ही वो चौंक गया। सदानंद ने हमें बताया क्यों नहीं कि इस कमरे में बोरवेल है? हमने भी ये कमरा कभी ठीक से नहीं देखा। रश्मि नॉर्मल होकर बात करने लगी। बोरवेल है तो अच्छी बात है, पानी की झंझट ही खत्म हो गई फिर तो। दूसरे दिन रश्मि निखिल के साथ जॉब पर तो गई, पर उसका रवैया ही बदल चुका था। लंच ब्रेक में किसी को बताए बिना वो चुपचाप घर लौट आई और बोरवेल के सामने आकर खड़ी हो गई। मुझे बाहर निकालो। रश्मि ने बोरवेल का स्विच ऑन किया और गार्डन में आकर बोरवेल का पानी पेड़ पौधों को देने लगी। पानी से सारे कॉलोनी में दुर्गंध फैल गई। लोग नाक मुंह बंद करके घरों से बाहर निकले तो दुर्गंध बढ़ गई। लोगों ने नोटिस किया कि रश्मि दुर्गंध वाले पानी से गार्डन भिगो रही है। लोग चिल्लाते हुए रश्मि की तरफ भागे। अरे ये पानी सड़ चुका है, रुक जाओ। लोगों की बात सुनकर रश्मि जोर जोर से हंसने लगी और पानी की धार से उसने लोगों को भिगोना शुरू किया। दुर्गंध वाला पानी शरीर पर गिरते ही लोग भाग गए। शाम होते ही निखिल घर आया तो उसने देखा गार्डन के सारे पेड़ पौधे सूख चुके थे। निखिल गुस्सा हो गया और अंदर किचन में आया तो रश्मि खाना बना रही थी। क्या जरूरत थी कॉलोनी के लोगों के साथ बदतमीजी करने की? पागल कह रहे हैं तुम्हें? क्या जरूरत थी बोरवेल शुरू करने की? खाना बन गया है, मुंह हाथ धो लो। रश्मि की आवाज अजीब थी, मानो कोई पुरुष बात कर रहा हो। क्या हो गया है रश्मि? दोपहर में ऑफिस से भाग कर आ गई। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। क्या हो गया है तुम्हारी तबीयत को? क्यों ऐसे बिहेव कर रही हो? गहरी रात हो चुकी थी। निखिल सो रहा था। अचानक एक भयानक आवाज से उसकी नींद खुली। सदानंद, मैं आ गया हूँ। निखिल डर गया। उसने देखा तो बिस्तर पर रश्मि नहीं थी। अचानक उसकी नजर सीलिंग पर पड़ी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। रश्मि ऊपर लटकी हुई भयानक भूत बन चुकी थी। जोर जोर से चिल्ला रही थी। मैं आ गया हूँ सदानंद, मैं तुम्हें मार दूंगा। ऐसा कहकर रश्मि निखिल की छाती पर कूद पड़ी और उसने निखिल पर हमला किया। रश्मि छोड़ो, क्या हो गया है तुम्हें? रश्मि निखिल पर लगातार वार करती रही। निखिल ने रश्मि को फेंक दिया और भागता हुआ बोरवेल के कमरे में आ छिपा। निखिल ने मोबाइल निकालकर सदानंद को कॉल किया। सदानंद, क्या किया है तूने? मेरी बीवी पागल हो गई है, बार बार तेरा नाम ले रही है और ये बोरवेल, ये सब क्या चक्कर है? सदानंद ने हंसते हुए कहा। माफ करना दोस्त, हुआ यूं कि मैंने चाचा की सारी प्रॉपर्टी हड़प ली और उन्हें मार के बोरवेल में दफना दिया। चाचा का भूत सता रहा था, इसलिए घर बेच के यूएस शिफ्ट हो गया। अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
ना इंडियन पुलिस ना इंडियन चाचा का भूत। ऐसा कहकर सदानंद ने फोन कट कर दिया, लेकिन सच सुनकर निखिल की हालत बिगड़ गई थी। मतलब चाचा का भूत रश्मि पर हावी है और मुझे सदानंद समझकर मारना चाहता है। तभी दरवाजा तोड़कर रश्मि अंदर आई और चिल्लाने लगी, मेरा घर, मेरी जायदाद हड़प कर मुझे बोरवेल में दफना कर। तू यहाँ छिपा है सदानंद, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। चाचा, मैं निखिल हूँ, सदानंद नहीं। लेकिन रश्मि ने निखिल को बोलने का मौका नहीं दिया। उसने निखिल को पकड़ लिया, खींचकर बोरवेल के पास लाई और निखिल के साथ साथ उसने बोरवेल में छलांग लगाकर अपने साथ साथ निखिल की जिंदगी भी छीन ली। भूतनी का प्यार। राजीव, जावेद और महेश लखनऊ की एक कंपनी में जॉब करते थे। वे तीनों कॉलेज में एक साथ थे और बहुत ही अच्छे दोस्त थे। राजीव, महेश और जावेद बड़े ही अय्याश थे। वे पार्टी करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे। एक दिन राजीव का प्रमोशन हो जाता है और वो तीनों पार्टी में जाने के लिए एक रिजॉर्ट जाने का प्लान करते हैं। जब वो रिजॉर्ट जा रहे थे तब एक भूतनी की नजर उन पर पड़ जाती है, तो वो एक खूबसूरत लड़की का रूप लेकर उनके पीछे पीछे पार्टी में चली जाती है और राजीव पर डोरे डालने लगती है। उसे देख राजीव उसके पास गया और बात करने लगा। तो उसने बताया, मेरा नाम सुनैना है, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। अगर आपके पास कभी टाइम हो तो कॉफी पर चलते हैं। इस तरह वो भूतनी राजीव को प्यार के जाल में फंसा लेती है। एक रात राजीव को ऑफिस में काम की वजह से देर हो जाती है, इसीलिए वो अकेला बस स्टॉप पर इंतजार कर रहा होता है। तभी सुनैना वहाँ कार लेकर आ जाती है और राजीव कार में बैठ जाता है। अरे वाह, क्या सही टाइम पर आई हो। वैसे भी आज लेट हो गया हूँ। कुछ देर चलने के बाद राजीव को अचानक से ठंड लगने लगती है। ये अचानक इतनी ठंड कैसे बढ़ गई? और सुनैना, गाड़ी जरा धीरे चलाओ। लेकिन वो राजीव की बात का कोई जवाब नहीं देती और कार की स्पीड को बढ़ा देती है। इसे क्या हो गया? और देखने के लिए राजीव जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखता है तो वो अचानक राजीव की तरफ घूरती है और डरावनी आवाज में कहती है, अब ये कार तुझे परलोक पहुंचा कर ही रुकेगी। और वो भयानक भूतनी में बदल जाती है, जिसे देखकर राजीव बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और भूतनी के आगे गिड़गिड़ाने लगता है। मुझे जाने दो, तुम तो मुझसे प्यार करती थी, फिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? ये सजा है, तेरे गुनाहों की सजा। और भूतनी कार को एक बड़े से पेड़ से टकरा देती है, जिससे राजीव की मौत हो जाती है। गिनती शुरू, अब 2 और बाकी हैं। फिर वो भूतनी फिर से एक सुंदर लड़की का रूप लेकर जावेद को भी अपने प्यार में फंसा लेती है और एक रात उसको भी मार देती है। जावेद और राजीव को मारने के बाद भूतनी महेश को जाल में फंसाने की कोशिश करती है, पर अपने 2 दोस्तों को खोने के कारण महेश अकेला हो जाता है और सारी अय्याशियां छोड़ देता है। इसीलिए वो भूतनी एक काम वाली का रूप लेकर महेश के घर काम के लिए चली जाती है, ताकि मौका मिलते ही उसे भी मार सके। काम वाली के व्यवहार को देखकर महेश की पत्नी रानी को शक होता है और वो काम वाली पर नजर रखने लग जाती है। एक रात रानी को घर में कुछ हलचल महसूस होती है। जब वो जाकर देखती है तो काम वाली भूतनी के रूप में बदल जाती है और महेश के शरीर से खून पीने लगती है, जिसे देख रानी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो जल्दी से मदद के लिए एक ओझा को बुलाती है। ओझा आते ही हवन शुरू करता है और घर में राख फूकने लगता है। ओम हम ग्रम, ओम हम ग्रम।
वाली आत्मा, इस घर को छोड़कर चली जा। तभी भूतनी बाहर आ जाती है। ओझा, तू मेरे बीच मत आ, नहीं तो तू बेमौत मारा जाएगा। तभी ओझा भूतनी पर राख की पोटली फेंक देता है। उससे उसका शरीर जलने लगता है। बता, तू इसे क्यों परेशान कर रही है? बता। इन लोगों ने मेरे प्यार को छीना है। एक दिन मेरे पति काम से घर लौट रहे थे, तभी ये तीनों दोस्त शराब के नशे में गाड़ी चला रहे थे। ये तीनों इतने नशे में थे कि इन्होंने मेरे पति को कार से कुचल दिया और किसी को पता नहीं चले, इसीलिए सड़क के पास ही दफना दिया। मेरे पति के सिवाय इस दुनिया में मेरा कोई नहीं था। उनके मौत के दुख में मैंने आत्महत्या कर ली और मैं भूत बन गई। इसीलिए ओझा, तू इस पापी को बचाने की कोशिश मत कर। ये कहते हुए भूतनी महेश को साथ लेकर हवन कुंड में कूद जाती है और अपने साथ महेश को भी जलाने लगती है। ये देख महेश की पत्नी भूतनी से माफी मांगने लगती है। तुम इन्हें मत मारो, मत मारो। मेरा महेश के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। जो कुछ भी हुआ है उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। बस तुम इन्हें छोड़ दो, माफ कर दो इन्हें। महेश की पत्नी की बात सुनकर भूतनी को दया आ जाती है और वो महेश को माफ कर देती है। फिर महेश एक बड़ा हवन करवाता है और भूतनी की आत्मा को मुक्ति दिलवा देता है। देवाशीष अपनी पत्नी जेनी के साथ यूएस में रहता था। उसके माता पिता नहीं थे, बस एक दादा थे जो पूना में रहते थे। देवाशीष साल में एक बार जेनी को लेकर दादा से मिलने आया करता था। एक दिन देवाशीष को इंडिया से कॉल आया और देवाशीष फौरन जेनी के साथ इंडिया आया। दोनों पूना दादाजी के घर पहुंचे तो लोगों की काफी भीड़ थी, पुलिस भी मौजूद थी। मौत 15 दिन पहले हुई है। अकेले रहते थे इसलिए किसी का ध्यान नहीं गया। बदबू आने लगी तो पड़ोसियों ने खबर की। देवाशीष और जेनी अंदर आए और लाश को लिपटकर रोने लगे। दादाजी, ये क्या हो गया? मेरे शादी में चलते तो ये सब ना होता। क्यों यहाँ रहने की जिद पड़ रहे? क्यों? देवाशीष और जेनी ने दादाजी का क्रियाकर्म किया और कुछ दिन इंडिया में ही रहने का फैसला किया। दादाजी तो नहीं रहे, अब उनकी ये प्रॉपर्टी बेचकर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चले जाएंगे। जैसा तुम ठीक समझो। जेनी और देवाशीष दादाजी के घर में रहने लगे। एक सुबह दोनों सो रहे थे कि दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। देवाशीष ने दरवाजा खोला तो सब्जी वाली खड़ी थी। साहब, सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी। सॉरी, नहीं चाहिए। देवाशीष और जेनी को अमेरिकन खाने की आदत थी। वो रोज अमेरिकन खाना ऑर्डर करते रहे और खाते रहे, लेकिन सब्जी वाली भी रोज सुबह दरवाजे पर दस्तक देती रही। साहब, सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी। देवाशीष रोज उसे मना करता रहा, फिर भी वो रोज आती रही। एक दिन देवाशीष का पेट खराब हो गया और उसने जेनी से कहा, जेनी, हम इंडिया में हैं तो हमें यहीं का खाना खाना चाहिए। अमेरिकन खाना यहाँ के क्लाइमेट में डाइजेस्ट नहीं हो रहा। हम कल सब्जी वाली से सब्जी ले लेंगे। रात गहरी हो चुकी थी। जेनी और देवाशीष सो रहे थे कि अचानक उनके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। दोनों जाग गए। अब इस वक्त कौन है? मैं जाकर देखता हूँ। ऐसा कहकर देवाशीष ने जाकर दरवाजा खोला तो वही सब्जी वाली खड़ी थी। तुम तो सुबह आती हो ना, अब रात में भी आना शुरू कर दिया। ये कोई टाइम है आने का? देवाशीष चिल्लाया तो जेनी वहां आ गई और वो भी सब्जी वाली को देखकर चकित हो गई। आपको सब्जी खरीदनी थी तो सब्जी लाई हूँ। ठीक है, लाओ इधर। देवाशीष ने सब्जी की टोकरी ले ली और जेनी को सौंप दी। ये अंदर रखो और आते वक्त पैसे भी लेकर आना। जेनी टोकरी लेकर अंदर आई। उसने टोकरी रखकर उसका ढक्कन खोला तो उसका दिल दहल गया। टोकरी में सब्जियां नहीं, हड्डियां भरी थी। वो फौरन देवाशीष की तरफ भागी। इधर देवाशीष
सब्जी वाले से बात कर रहा था। अच्छा, तुम्हें कैसे पता कि हमें सब्जी खरीदनी थी? क्योंकि मैं इंसान नहीं भूत हूँ। अचानक सब्जी वाली भयानक भूत बन गई। देवाशीष की आंखें फटी की फटी रह गई। भागते हुए जेनी आई और उसने भी सब्जी वाली का रूप देखा तो वो मूर्छित हो गई। जेनी, संभालो खुद को। देवाशीष ने जेनी को संभाला और दरवाजा बंद कर दिया। सब्जी वाली भूतनी हंसते हुए गायब हो गई। जेनी को लेकर कांपता हुआ देवाशीष अंदर आया। उसने जेनी को सोफे पर बिठाया। जेनी, डरो मत, मैं पानी लाता हूँ। देवाशीष पानी लेने किचन में भागा और अंदर का नजारा देखकर वहीं थम गया। सब्जी की टोकरी पर एक जवान लड़की का भूत रो रहा था। देवाशीष को देखकर लड़की का भूत रोते रोते उसकी तरफ बढ़ने लगा। देवाशीष चिल्लाने लगा, जेनी भागो, खतरा है यहाँ। ऐसा कहकर देवाशीष हॉल में भागा तो सोफे पर जेनी नहीं थी। जेनी, कहाँ हो तुम? तभी देवाशीष को एक कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज आई। देवाशीष कांपते हुए उस कमरे की तरफ बढ़ा तो उसने देखा सब्जी वाली का भूत जेनी से जमीन खुदवा रहा है। खोदो खोदो, गहरा खोदो। अचानक देवाशीष को पीछे से किसी ने धक्का दिया। वो कमरे में आ गिरा। उसने पीछे देखा तो पीछे जवान लड़की का भूत खड़ा था। आ गए तुम भी खोदो। आप दोनों कौन हो? हमने आपका क्या बिगाड़ा है? खुदाई करो, सब समझ जाओगे। देवाशीष और जेनी रोते हुए कमरा खोदने लगे। गहराई में जाते ही दो कंकाल बाहर आए। कंकाल देखकर दोनों चौंक गए। ये कंकाल किसके हैं? यहाँ कैसे आए? एक कंकाल मेरा है और एक कंकाल मेरी बेटी का। हम मर चुके हैं। हमें यहाँ दफना कर मार दिया था तेरे दादा ने। झूठ कह रही हो? झूठ लगता है तो मेरी इस बेटी से पूछो जो रो रही है। मेरी बेटी तुम्हारे दादा को सब्जी बेचने आई तो उसने इसके साथ गंदा काम किया। मैं उसे बचाने भागी तो उसने मेरे साथ भी जबरदस्ती की और हमें मार कर यहाँ दफना दिया। हमने कसम खाई कि तुम्हारे दादा के साथ साथ तुम्हारा पूरा वंश मिटा देंगे। दादा को तो मिटा दिया, अब तुम्हारी बारी है। ऐसा कहकर दोनों भूतनियों ने देवाशीष और जेनी को पकड़ लिया। गला दबाकर तड़पा-कर दोनों को मार दिया और उसी गड्ढे में दफन कर दिया।